चलो तो है ना, हम सीख रहे थे एंगुलर मोमेंटम लिखना। लास्ट में हमने 4 फॉर्मूले लिखे थे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पॉइंट मास, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास और मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब आपको इनका यूज करके कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखें? 52। तो 52 करिए। मान लो एक पॉइंट मास, एक पॉइंट मास m r रेडियस के सर्कल में b वेलोसिटी से घूम रहा है। क्या कर रहा है? ये घूम रहा है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट सेंटर। सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो पॉइंट का। इसको देखो, एक नजरिया तो ये है देखने का। मैं इसको देख लेता हूं कि ये एक पॉइंट मास है, और पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका होता है mrv। सही है। इसमें मैं इसको किसी भी वेरिएशन में यूज कर सकता हूं। मैं इसको यूज कर रहा हूं, मान लीजिए एम आर इंटू वी परपेंडिकुलर की वेरिएशन में। एम हो जाएगा, आर अपनी रेडियस है, और जो वेलोसिटी वो रेडियस के परपेंडिकुलर है वी, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसको आपको रॉड मानना है, आर वेक्टर को, और वेलोसिटी से घूम रही है प्लस के का। ठीक है। पर अगर कोई ये बोले कि सर ये तो घूम रही है और ये पॉइंट पास नहीं, मेरे को तो इसको एक रोटेटिंग बॉडी दिख रही है मेरे को। ये दिख रही है रोटेटिंग रिजिड बॉडी विच इज मूविंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। दिख रही है मेरे को तो? मेरे को तो नहीं दिख रहा। मेरे को तो रोटेटिंग रिजिड बॉडी दिख रही है, और एक एक्सिस का घूम भी रही है। बात तो सही है। तो फिर तो सर इसमें आई ए ओ आर इंटू ओमेगा लगना चाहिए। कि हाँ बिल्कुल लगना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? तो आप लगा दो। आई क्या लिखोगे? एम आर स्क्वायर, पॉइंट मास का, और ओमेगा क्या लिखोगे? वी अपॉन आर। डायरेक्शन क्या लिखोगे? जो ओमेगा की डायरेक्शन होगी क्या होगी? के क्या सेम आ रहेगा, एम आर वी के क्या। बोले ठीक है, आ गया। लिख, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 लिखिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड, और ये पॉइंट मास, रॉड का मास m, लेंथ l, पॉइंट मास का मास 2m, ये पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा है। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, या आपको सबसे पहले तो बताओ इसमें कितने पार्टिकल दिख रहे हैं? मतलब आपको क्या दिख रहा है? एक रिजिड बॉडी और एक पॉइंट मास दिख रहा है। देखो, मुझे तो इसमें पर अनंत पार्टिकल्स दिख रहे हैं, खरबों पार्टिकल्स की एक बॉडी दिख रही है। तो और देखा जाए तो इसमें दो ही पार्टिकल दिख रहे हैं, एक रॉड और एक पॉइंट मास, मतलब दो चीजें दिख रही हैं। और देखा जाए तो एक ही चीज दिख रही है। मान लो ये कोई एक शेप, कोई ऐसी चीज है जिसमें पहले ऐसे लेंथ होती है, फिर 2m मास का कुछ लगा रहता है ऊपर, तो एक भी दिख रहा है। मतलब मेथड 1 सॉल्व करने का, कि हर पार्टिकल का, जो इसमें खरबों पार्टिकल्स हैं, उनके हर पार्टिकल्स का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम लिखा जाए हर एक पॉइंट मास का, और लिख के उनको जोड़ा जाए, तो बेसिकली वो डेरिवेशन ही बन जाएगा, रोटेटिंग ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन का। अरे हाँ कि ना? पर कर तो सकते ही है ना। जैसे एक तरीका, दूसरा तरीका कि मुझे एक रिजिड बॉडी दिख रही है, एक पॉइंट मास दिख रहा है, तो मैंने बोला कि एल वेक्टर इज इक्वल टू L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर, क्योंकि मुझे दो ही चीजें दिख रही है। ये इसमें मुझे अनंत इनफाइनाइट पार्टिकल्स दिख रहे थे, मैं सबके लिए लिख सकता था इसमें, मानता M1R1 स्क्वायर नहीं, आई क्या लिखना है, MRV लिखना है ना। हाँ, तो M1R1 इंटू वी,
m2r2 × v, और फिर उसमें वो v की वैल्यू डालता, कॉमन लेके आता, आई ओमेगा ही बन जाता ना। मतलब कर तो सकते थे, पर अब इससे नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम करेंगे तो इससे, कि मुझे दो चीजें दिखी इसमें, एक तो रॉड थी, रिजिड बॉडी थी, और एक पॉइंट मास था। तो रिजिड बॉडी का कैसे लिखते हैं, उसका लिखते हैं आई, रिजिड बॉडी का, रोटेटिंग रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। और पॉइंट मास का कैसे लिखते हैं, एम। ये फॉर्मूले होते हैं। बाकी लिखेंगे कैसे, रॉड का कितना हो जाएगा, ml²/3 इंटू ओमेगा, ओमेगा की डायरेक्शन ऐसे, तो डायरेक्शन आ गई जे कैप, प्लस पार्टिकल का मास कितना है, 2m है, इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, l, और v परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल। v परपेंडिकुलर अंदर की साइड होगा और घूमे कैसे, ऐसे, तो ये भी क्या आएगा, ठीक है, दोनों जे कैप में आए, दोनों ऐड हो गए, तो ये 1/3 है, वो 2 है, तो 7/3 ml² ओमेगा जे कैप आंसर हो गया। ये एल वेक्टर आ गया, ठीक है क्या। और तीसरा तरीका, मुझे तो ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मुझे तो अंतर समझ नहीं आ रहा, रॉड पॉइंट में से कुछ नहीं, मुझे तो एक चीज दिख रही है, वो चीज ही ऐसी है, तो क्या करें, समझ रहे हो तुम। बोले ठीक है, अगर एक ही चीज दिख रही है, एक बड़ी सी अजीब सी बॉडी दिख रही है जो पूरी बॉडी एक साथ घूम रही है, तो बोले आप फिर यही फॉर्मूला लगाओ, जो कि रोटेटिंग रिजिड बॉडी का होता है ये वाला। तो इसमें आई क्या लिखोगे, पर बोले आई लिखूंगा पहले, तो एक जो लंबी चीज है इसका तो हो जाएगा ml²/3, और वो जो आगे लग रहा है इसका हो जाएगा 2ml² इंटू ओमेगा, डायरेक्शन जे कैप ही हो जाएगी। अगर आप देखो गौर से तो ये यही तो लिखा है, सेम ही आएगा। तो आप देखने का तरीका है, इससे करोगे तब भी ये आएगा, इससे करोगे तब भी सेम ही आएगा। तो ये है तरीका एंगुलर मोमेंटम लिखने का, फिर वो पॉइंट मास हो या रोटेटिंग रिजिड बॉडी हो, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो जितना भी आपको अब तक सिखाया एंगुलर मोमेंटम में, एंगुलर मोमेंटम लिखना, कल तो सिखाया था पॉइंट मास के लिए, अगर वो लीनियर ऐसे v वेलोसिटी से चल रहा है तो, फिर आज सिखाएं कुछ जिनमें घूम रहे हैं, बॉडी घूम रही है, अकेला पॉइंट मास घूम रहा है, अभी घूम रहा था ना पॉइंट मास, इनका यूज करके आपको अब हम क्वेश्चन करेंगे किसके, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, वहां पे आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा। तो हेडिंग डालिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। चलिए हेडिंग डालिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब पहले थोड़ा सा रिवाइज करा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल वेक्टर बराबर 0, डेल्टा पी वेक्टर बराबर 0, या डीपी वेक्टर बराबर 0। हम जानते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू होता है डीपी अपॉन डी, और अगर डीपी 0 होगा तो एफ भी 0 होगा। इसको आप उल्टा पढ़ो, कि अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होगा तो डीपी 0 होगा, डीपी 0 मतलब पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। कब लगता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, जब एफ 0 होता है। ठीक है, सेम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी कि एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, मतलब एल फाइनल माइनस एल इनिशियल बराबर 0, मतलब डेल्टा एल वेक्टर बराबर 0, डी एल वेक्टर बराबर 0। और ऐसा कब होगा, हम जानते हैं टॉर्क बराबर डी एल अपॉन डी टी, डी एल 0 है, मतलब टॉर्क क्या होना चाहिए, तो उल्टा पढ़ो, कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 हुआ तो टीएल 0 हो जाएगा, टीएल 0 का मतलब एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी एक्सिस के अबाउट, अगर किसी एक्सिस के अबाउट उस सिस्टम का टॉर्क, उस सिस्टम पर टॉर्क 0 है, तो यहाँ लिख ही लेंगे एक लाइन, पहले नोट करो फिर लिखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो लिखिए, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क about net external torque is 0 about an axis, if net external torque is 0 about an axis, angular momentum will be conserved about that axis,
angular momentum will be conserved about that axis. तो देखिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है किसी सवाल में, इसका पता कैसे चलता था? कैसे क्वेश्चन आते थे? कोई कार्ट पे से कूद गया, कोई गोली चल गई या टक्कर हो गई, ऐसे जब काम होते थे झटके वाले काम, कोई प्लैंक पे भागने लगा प्लेटफॉर्म पे, ऐसे वाले सवाल जब होते थे तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते थे। इसी तरह के सवालों में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, कोई भागने लगा किसी के ऊपर, ऐसा सब है ना। पर पता कैसे चलेगा कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन? तो जैसे आपने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में देखा था कि गोली आती है, बुलेट आती है और एक ब्लॉक में धंस जाती है या उस पार निकल जाती है, पर जो भी होगा उसमें इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी रहेगी, इसमें जो भी होगा होगा, है ना। अब देखना है अभी कैसे सवाल आएंगे कि मान लीजिए एक रॉड है, रॉड यहाँ से हिंज है, एक गोली आती है, बॉल आती है, इससे टकराती है, टकराने के बाद क्या होगा, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, तो वैसी सिचुएशन पर यहाँ पे घूमने लग जाती है चीजें। समझ में आई बात? जैसे हम पढ़ते थे, कार्ट थी, कार्ट रखी थी, कार्ट पे से एक आदमी कूद गया, तो कार्ट पीछे गई, आदमी आगे गया। अब क्या होगा, एक डिस्क है, डिस्क मतलब ऐसा झूला है गोल वाला, आपने कभी गौर किया हो, वहां रहते हैं, गार्डन वगैरह में रहते हैं झूले ऐसे, बच्चे झूलते रहते हैं, चढ़ जाओ उतर जाओ, ये घूमता रहता है ऐसा, अरे है ना, वैसा झूला है मान लो। तो उस पे एक आदमी खड़ा है और आदमी इस झूले पे से कूद गया, कूदेगा तो क्या होगा, ऐसा घूमने लगेगा, है तो वैसी सिचुएशन, पर इसमें वो घूमने लगा, कौन, झूला। तो इसमें क्या लगाएंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मतलब सिचुएशन वैसी ही है, पर यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी वो होने के बाद, जो भी होगा, ठीक है। तो लिखो 54, क्वेश्चन लिखिए कि स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m, a small particle of mass m is gently attached at a periphery of the disk. Find new angular velocity of the system. देखिए, डायग्राम भी दिया इसमें, मान लो इस तरह से एक डिस्क है और ये जो है पहले से ओमेगा नॉट से घूम रही है डिस्क, है ना, इसका मास m है और रेडियस r है। एक पॉइंट मास m जो अभी रेस्ट पर है, इसको धीरे से आराम से सरकमफेरेंस पर, पेरीफेरी पर रख दिया जाता है, रख दिया, तो ये कूदने का अपोजिट केस हो गया ना, आदमी कूद गया या आदमी चढ़ गया, एक ही बात है। तो ऐसा होने के बाद, इस ब्लॉक के यहां रखने के बाद, अब जो कंबाइंड सिस्टम होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। इसका मास भी है ना। क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि क्या करें, तो हमने सोचा कि ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन वाली सिचुएशन और घूम रही है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। उसके बाद हम डायग्राम बनाते हैं, इनिशियल सिचुएशन, फाइनल सिचुएशन। फाइनल सिचुएशन में सिस्टम के पास कुछ ओमेगा आ जाएगा, ये हमें निकालना है। फिर हमने लिखा एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। एन इनिशियल क्या होगा, इनिशियली क्या है, बस रॉड घूम रही है, ब्लॉक तो रुका हुआ है। तो रॉड एक रिजिड बॉडी, सॉरी रॉड क्या बोलूं, डिस्क घूम रही है ना, डिस्क घूम रही है, डिस्क एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा, आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा नॉट। फिर डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ठीक है क्या, ऊपर से देखूंगा तो डिस्क कैसी घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। बोले ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव ले लिया, मैं जे कैप ए कैप नहीं लिख रहा हूँ। जे कैप आई कैप का यूज मैं तब करता हूँ जब एक सवाल में एक से ज्यादा डायरेक्शन यूज होती है, जे भी हो रही है, के भी हो रही है, तो हम जेके का यूज करते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम सिर्फ प्लस माइनस का यूज कर लेते हैं। जैसे कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे यूं ही घूमेगा सब, तो या तो जे में आएगा या माइनस जे में आएगा, तो हम केवल प्लस माइनस, तो प्लस में ले ले हमने ऐसा।
ब्लॉक तो रुका हुआ है। बाद में क्या हुआ, अब आप कितने, आपको कितने लोग दिख रहे हैं? एक पूरा सिस्टम दिख रहा है जो घूम रहा है, या आपको ऐसा दिख रहा है कि डिस्क घूम रही है, ब्लॉक भी साथ में घूम रहा है, दो चीजें दिख रही है। दो चीजें मान के कर लो, या अकेले मान के कर लो कि पूरा एक सिस्टम ही ऐसा है, पूरे का एक साथ हाई लिख देना। ठीक है, अलग अलग कर लो। डिस्क के लिए क्या लिखोगे? और ओमेगा हमने ऐसे माना है, ये मैंने माना है। आप किधर भी मान सकते हो, अपोजिट मान सकते हो, लेकिन फिर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। आपने ऐसे ही माना तो ये भी ऊपर ही आ गया, इसको ऊपर को प्लस बोला था तो ये भी प्लस हो गया। अब ब्लॉक के लिए, ब्लॉक का यहाँ से आई कितना होगा? पर आई क्यों लिख रहे हो सर, ये तो पॉइंट मास है ना, छोटा सा मास है, तो इसके लिए तो एम आर वी लिखना चाहिए, वो लिख, अरे कुछ भी लिख लो। अगर ब्लॉक घूम रहा है तो आप उसको एज अ रिजिड बॉडी मान के आई ओमेगा लिख लो, या पॉइंट मास मान के एम आर क्रॉस वी लिख लो। करके दिखाएं, मैं एक ही आंसर है। तो एम आर क्या हो जाएगा, आर, वेलोसिटी परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल। और ये रॉड हो जाएगी और घूमेगा ऐसे, तो ये भी जे क्या पाएगा, तो ये भी पॉजिटिव आ गया। कितने अननोन दिख रहे हैं इस इक्वेशन में? एक ही अननोन दिख रहा है, ओमेगा। तो ओमेगा आपका आंसर हो जाएगा, आर आएगा एल की जगह। कितने अननोन दिख रहे हैं इसमें, ओमेगा, तो ओमेगा आंसर। ऐसा बस आसान होते हैं। डिस्क ए which was initially at rest, disk A which was initially at rest, kept over disk B which was rotating with constant angular velocity omega naught. तो ये है डिस्क बी। अच्छा हाँ, आगे तो लिखो, which was rotating with constant angular velocity omega naught, find final angular velocity। तो ये है डिस्क बी जिसका मास 2m है, रेडियस 2r है, और ये ओमेगा नॉट से घूम रही है। ठीक है, डिस्क बी क्या है, ओमेगा नॉट से घूम रही है। कोई दिक्कत है इस किसी को इसके घूमने से? नहीं, ठीक है। और एक और डिस्क है, वो कैसे है, रेस्ट पर है। ये डिस्क ए है, इसका मास m, रेडियस r है। यहाँ दोनों डिस्क के बीच में जो सरफेस है वो रफ सरफेस है। अब आपने क्या किया, इस डिस्क को इस डिस्क के ऊपर ऐसा धीरे से रख दिया। ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर वगैरह है ना, मतलब एक ही एक्सिस के अबाउट दोनों डिस्क घूमेंगे। ठीक है क्या? इसका मैं लीनियर वर्जन दिखाता हूँ आपको, है ना, तब आपको थोड़ा शायद जल्दी समझ में आ जाए। या देखते हैं कि मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, प्लैंक है, जो ग्राउंड पे रखा है, रेस्ट है, रफ है, नीचे स्मूथ है। ये सरफेस रफ है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा, रखा नहीं, वी नॉट वेलोसिटी से धक्का मार दिया। वी नॉट वेलोसिटी किसको दी, बस ब्लॉक को दी। ठीक है, तो क्या होगा, इस ब्लॉक पर पीछे फ्रिक्शन लगेगा और इस प्लेटफॉर्म पर आगे फ्रिक्शन लगेगा। इसका पीछे वाला फ्रिक्शन वेलोसिटी को कम करेगा, इसका आगे वाला फ्रिक्शन वेलोसिटी को बढ़ाएगा। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए, और उसके बाद दोनों साथ में साथ साथ चलेंगे। तो बतानी है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो आप कुछ नहीं, आप बोलो कंबाइन सिस्टम अगर मानूंगा तो एक्स डायरेक्शन में फ्रिक्शन इंटरनल हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। अगर मास m1 m2 मान लूं तो मैं लिखूंगा m1v0 + 0 बराबर m1 + m2 इंटू v। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। यही की यही सवाल सेम, ये एंगुलर का है। नीचे की डिस्क घूम रही है, ऊपर वाली डिस्क को लाके धीरे से रख दिया,
नीचे वाली डिस्क पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ऊपर वाली डिस्क पर फ्रिक्शन आगे लगेगा। ऊपर वाली डिस्क की वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी, नीचे वाले की एंगुलर वेलोसिटी कम होते जाएगी। एक मोमेंट आएगा जब दोनों की एंगुलर वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। आपको वही निकालनी है कि क्या होगी। तो क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। कुल मिला के बात ये है। तो फाइनल डायग्राम क्या बनेगा कि ये बड़ी डिस्क, इसके ऊपर ये छोटी डिस्क, और दोनों साथ साथ ओमेगा से घूम रहे हैं। आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है अबाउट ए। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, ऊपर वाली डिस्क का तो जीरो, नीचे वाली डिस्क का क्या लिखेंगे, आई टू ओमेगा। आई क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा नॉट प्लस जीरो। बाद में चाहे तो दोनों का अलग लिखो या पूरा सिस्टम एक साथ ही घूम रहा है तो दोनों का आई एक साथ लिख लो, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। और ये ओमेगा ही आपका आंसर है, खत्म। आसान, समझ में आया क्या। तो जो है एक लाइन का सवाल, बताइए ओमेगा क्या आएगा। जो भी आएगा ओमेगा आ जाएगा ना। इसमें अगर मैं एक पार्ट और पूछूं, मैं आपसे क्या पूछूं कि फाइंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। इस प्रोसेस में पूरा काम कौन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। बाई टू आएगा ना, डिस्क है ना, बाई टू है। पूरा काम कौन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। तो बताइए इस प्रोसेस में फ्रिक्शन ने कितना काम किया, कैसे करेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से हम निकालेंगे तो वही तरीका होगा। आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल का लिखोगे हाफ आई टोटल, टोटल मतलब दोनों का, इनटू ओमेगा स्क्वायर बराबर नहीं प्लस माइनस हाफ आई वन का केवल। तो चलो यहाँ वन प्लस टू लिख देता हूँ, आई वन प्लस आई टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि दूसरी वाली डिस्क का तो जीरो ही था। तो ये आपका वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, नोट कर लो। और करेंगे कंजर्वेशन वाले, पर उससे पहले कोलिजन भी पढ़ लेते हैं। करना तो उसमें भी खैर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। लिखो प्रॉब्लम्स ऑन कोलिजन। अब हम रोटेशन में टक्कर करते हैं, मजा आ जाएगा। तो आप लोग बिगनर बॉक्स के साथ साथ है ना, जो आपको डीपीपी दिए ना, उनको भी बिल्कुल बिगनर बॉक्स जैसी इज्जत देके सॉल्व कर लें। वो बिगनर बॉक्स ही हैं, बिगनर बॉक्स में क्वेश्चन कुछ कम कर दिए उसमें डाल दिए, दोनों मिला के बिगनर बॉक्स ही हैं वो। ठीक है, तो उस पर टॉपिकों के नाम लिखें, किस टॉपिक का है, आप पढ़ो कि ये मेरा हो गया क्या टॉपिक। आपको हेडिंग तो डलवाते हैं ना हम, इतना तो पता लग ही जाएगा ना कि टॉपिक हो गया क्या। और बिगनर बॉक्स के साथ साथ डीपीपी भी सॉल्व करनी है। समझ में आई बात, बस इतना आपको करना है। उसके बाद फिर आप एचसीवी और ओवन भी कर ले, मैं होमवर्क दे दूंगा, पर इतना तो करना ही करना है तो सही रहेगा। ठीक है, आइए एक कोलिजन वाला सवाल करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कोलिजन रोटेशन की, कोलिजन की प्रोसेस टाइप। प्रोसेस तो अगर हमने फिर भी पढ़ रखी है, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि रॉड है, ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो कोई क्वेश्चन। और मान लीजिए कि एक पार्टिकल, एक बॉल यू वेलोसिटी से आती है और रॉड से टकरा जाती है। तो ड्यूरिंग द कोलिजन कौन कौन से फोर्स आए, किधर किधर आए, जरा एक बार बात कर लेते हैं। तो जैसी बॉल टकराई होगी, ड्यूरिंग द कोलिजन की बात कर रहा हूं, तो बॉल ने इसको इधर धक्का मारा होगा, तो बॉल पे धक्का इधर आया होगा। और मजे की बात, ये नॉर्मल कैसे होंगे, इम्पल्सिव होंगे, इनकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी। नॉर्मल की वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी होगी, इम्पल्सिव फोर्सेस की वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी होती है। क्या यही है कि और भी आएंगे, और भी फोर्सेस आएंगे इस पे, कि बस यही है। एमजी आएगा, एमजी पर आएगा पर नॉन इम्पल्सिव। क्या आएगा बताओ। कभी आप किसी डंडे को लेना, डंडा ऐसा लंबा सा, और उसको दीवार पे जमीन पे पटकना, हाथ पे झटका आएगा, आएगा। या डंडे से लेके प्लास्टिक की बॉल को मारना, हाथ पे झटका आएगा।
ऐसा मतलब करंट सा आता है। मतलब कुल मिला के हिंज पे भी एक फोर्स आया, और मजे की बात, वो फोर्स भी इम्पल्सिव। इम्पल्सिव फोर्स इतने छोटे से टाइम के लिए आता है, लेकिन फिर भी मोमेंटम को बदल देता है, एंगुलर मोमेंटम को भी बदल देगा। और टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद इस वाली रॉड के पास, इस वाली रॉड क्या एक ही रॉड है, इस रॉड के पास एक एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ऐसे, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी बदल जाएगी। अब हो सकता है कि अपोजिट आ जाए, उधर आ जाए, जो भी आ जाए, पर बदल जरूर जाएगी, क्योंकि बॉल पर फोर्स लगा है, और ये फोर्स इसकी वेलोसिटी को बदल देगा। यही होगा कि कुछ और होगा? यही होगा ना। अब मुद्दा ये है कि हमारे पास तीन चॉइस होती है सिस्टम लेने की, या तो अकेले बॉल को सिस्टम लें, या अकेले रॉड को सिस्टम लें, या बॉल प्लस रॉड को सिस्टम लें। और दो चीजें हमारे पास लगाने की, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है अगर फोर्स जीरो होता है, और एंगुलर मोमेंटम लगता है अगर टॉर्क जीरो होता है। हम एक एक करके करते हैं बात। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अकेले बॉल के लिए लगा सकते हैं क्या? हाँ या ना? ना। क्योंकि अगर अकेले बॉल को एफबीडी लोगे तो नेट फोर्स लग रहा है ना। अकेले रॉड के लिए लगा सकते हैं क्या? बोले अकेले रॉड को लोगे तो ये नॉर्मल तो लग ही लग रहा है, हिंज भी लग रहा है ना। बॉल प्लस रॉड के लिए मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? बोले सर आपने ले लिया कंबाइंड, ये नॉर्मल तो इंटरनल हो गए, ये तो एक्सटर्नल है, तो ना। इस केस में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन किसी भी हालात में नहीं लगा सकते। थियोरेटिकली ये कह दिया जाए कि अगर पूरी धरती को सिस्टम मान ले तो लगा सकते हैं क्या, तो हाँ, क्योंकि जितने भी फोर्स लगेंगे ये हिंज भी फिर इंटरनली हो जाएगा। पर वो थ्योरेटिकल है, उससे कुछ आंसर नहीं आएगा। ठीक है। अब बात आती है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की। अकेली बॉल पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट हिंज, हिंज के अबाउट में बात कर रहा हूँ सारी। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किसके अबाउट? मैं अबाउट हिंज के लिए सारी बातें लिख रहा हूँ। तो अगर हिंज के अबाउट में अकेली बॉल को कंसिडर करूंगा तो नॉर्मल का टॉर्क आएगा एल इंटू एन। वो टॉर्क बहुत बड़ा आएगा क्योंकि एन बहुत बड़ा है, तो ना। हिंज के अबाउट अगर अकेले रॉड की बात करूं तो हिंज के अबाउट हिंज का टॉर्क तो खत्म हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल का टॉर्क आएगा, तो ना। लेकिन अगर मैं कंबाइंड सिस्टम ले लूं तो हिंज के अबाउट हिंज का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, और ये टॉर्क इंटरनल हो जाएंगे और कट जाएंगे। जितना इस पे आएगा उतना इस पे आएगा, तो हाँ, केवल ये लगा सकते हैं क्या? कंबाइंड सिस्टम लेके हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं। समझ में आई बात? तो लगाएंगे अपन, ये तो बस इतना ही था, छापो। ठीक है। एक रॉड है, रेस्ट पर है, मास एम लेंथ एल है, और एक पार्टिकल है जो कि यहां से बॉल है, मतलब आ रहा है m/2 का, u वेलोसिटी से आता है, टकरा जाता है, इसका e दे रखा है हाफ। क्वेश्चन है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर द इम्पैक्ट। तो सबसे पहले क्या करो, डायग्राम बना लो। आफ्टर द कोलिजन या आफ्टर द इम्पैक्ट, मान लीजिए कि रॉड के पास तो एक एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा, और बॉल के पास वेलोसिटी आ जाएगी मान लीजिए v। ठीक है। हम हिंज के अबाउट h एंगुलर मोमेंटम बराबर कर रहे हैं, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। यहां पर ये पार्टिकल के पास वेलोसिटी है u, तो इसका एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे एम आर क्रॉस बी से। ठीक है ना। और रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे आई ओमेगा से, क्योंकि रॉड एक रिजिड बॉडी है। तो बताइए हिंज के अबाउट u ऐसा है, r हो जाएगा l, v परपेंडिकुलर u ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m/2 l इंटू यू। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को आपने मान लिया पॉजिटिव, तो अब जितने भी एंटी क्लॉकवाइज के एंगुलर मोमेंटम आएंगे उसको क्या मान लोगे आप? पॉजिटिव। रॉड का तो इनिशियल जीरो हो जाएगा, बाद में, बॉल का वापस कितना हो जाएगा? बोले वेलोसिटी ऑफ p मान लिया एम बाई टू एल
मजे की बात, मैंने v उधर ही मानी है तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऐसा ही आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा, तो प्लस में। और ओमेगा भी मैंने ऐसा ही माना है, तो ओमेगा की डायरेक्शन कैसे आएगी, तो ओमेगा की डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आएगा तो वो भी पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा ml²/3 इंटू ओमेगा। कितने अननोन है इस इक्वेशन में, दो अननोन है, v अननोन है और ओमेगा। एक इक्वेशन और चाहिए, तो कोलिजन में एक और इक्वेशन कहां से आती है, ई से आती है। तब ई यहाँ पे अलग लगेगी, ध्यान से देखना, यहाँ पे लगेगी ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो सेम ही तो है, तो सेम ही है ना, तो अलग क्या रहेगी, सेम ही रहेगी इक्वेशन। अब आप बताइए ई की वैल्यू क्या है, वेरी गुड। अब बताइए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे है, बोले सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या अप्रोच आपको अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिखती है। सबसे ले ये बताइए कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, बोले सर लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये रही, ये है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखूं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखूं, आफ्टर द इम्पैक्ट, दूर जाने वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है, तो आपको रॉड की भी तो निकालनी पड़ेगी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ये वाली कितनी आएगी, ओमेगा इंटू लेंथ कितनी है एल, ओमेगा एल, दू जरा बी पास आ रहा है तो हो जाएगा ओमेगा एल माइनस बी, और अभी तो रुके हुए है तो बस यू से पास आ रहा है तो यू, ये आपकी होगी दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन, दो अननोन, मस्त सॉल्व हो जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में, तो फिर लिखो, कोई डाउट हो तो पूछो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज बस इतना सा कर रहे हैं कि वही लगभग सब कुछ वही है, बस जो इस बार इम्पैक्ट हो रहा है वो रॉड के एंड में ना होके एंड से L/4 ऊपर हो रहा है, और आपको निकालना है वही कि आफ्टर द इम्पैक्ट रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी और बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। तो देखें इक्वेशन लगभग यही बनेंगी, कुछ चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा बताइए। तो बताइए इक्वेशन में क्या क्या अंतर आ जाएगा, या फिर से ही लिख लो चाहो तो, या मैं आपको इसी में चेंज करके समझा देता हूं। तो बताइए अब जब आप बॉल का एंगुलर मोमेंटम लिखोगे तो m इंटू आर, आर क्या हो जाएगा 3L/4, 3L/4, और बी परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, रॉड का एंगुलर मोमेंटम 0 आ जाएगा। वापस से जब बॉल के लिए लिखेंगे तो ये भी वापस से कितना हो जाएगा 3L/4, और आई भी चेंज हो जाएगा कि यही रहेगा आई, क्यों, अब टक्कर जो है 3L/4 पे हो रही है ना, तो 3L/4 आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए। तो आई क्यों चेंज होगा, रॉड की लेंथ तो एल ही है ना यार, टक्कर कहीं पे भी ओमेगा, उससे क्या, रॉड का आई ओमेगा लिखना है ना, रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखना है ना, वो क्या होगा आई इंटू ओमेगा। अरे हाँ की ना, भाई टक्कर खत्म हो चुकी है, उसके बाद इसके पास ओमेगा आया है, टक्कर से क्या लेने देना कि कहाँ पे, आई तो ml²/3 इंटू ओमेगा ही रहेगा। ई में क्या चेंज आएगा बताओ, या ई यही रहेगा, थोड़ा सा चेंज आएगा कि अब जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट की वो ओमेगा इंटू आर, और आर कितना हो जाएगा, हाँ, तो यह आ जाएगा ओमेगा इंटू 3L/4 माइनस बी अपॉन यू, और इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा और आंसर आ जाएगा और कंप्लीट। तो क्वेश्चन लिखिए। तो इस बार हम कह रहे हैं कि रॉड का मास m1 है, बॉल का मास m2 है, कोलिजन इलास्टिक है यानी कि E बराबर 1 है। बताइए फाइंड m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 सच दैट पार्टिकल स्टॉप्स आफ्टर द कोलिजन, टक्कर के बाद पार्टिकल रुक जाए, ऐसी जानकारी दे दी है। m अपॉन m का रेशो, टक्कर के बाद पार्टिकल रुक जाए, मतलब आफ्टर द कोलिजन का डायग्राम अगर बनाओगे
तो आफ्टर द कोलिजन का डायग्राम कैसा बनेगा? आफ्टर द कोलिजन का डायग्राम बनेगा कि रॉड के पास तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई है ओमेगा, पर जो ये पार्टिकल है वो अब रेस्ट पे आ गया है। रॉड पहले रेस्ट पे थी, तो कर दो, बहुत आसान है, जल्दी से कर दो। आंसर बताओ फटाक से, देखो कौन बता रहा है। बिल्कुल सही जवाब। एक बार फटाक से देख लो, है ना, बिना एक्सप्लेन करे लिख रहा हूं मैं इस बार, है ना, तो गलत भी लिख सकता हूँ, तो इसे ध्यान से देख लेना। पहले बॉल के लिए सही है क्या? रॉड के लिए, फिर बॉल के लिए, और फिर रॉड के लिए। बन गई एक इक्वेशन, M2UL बराबर, हाँ यहाँ पे क्या आएगा, M1 आएगा। ठीक है, यू और ओमेगा में रिलेशन मिल जाए, मजा आ जाए। एक इक्वेशन लगा दे, ई बराबर कितना है, 1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये ओमेगा एल से दूर जा रहा है, पास से कोई नहीं आ रहा, और यहाँ सिर्फ पास से आ रहा है, दूर कोई नहीं जा रहा, मतलब कुल मिला के यू बराबर क्या हो गया। और जैसे आप यू की वैल्यू ओमेगा एल डालोगे तो यू और ओमेगा एल एक कट जाएगा, अरे कट जाएगा क्या, और दूसरे एल से ये एल कट जाएगा। पूछा क्या था, M1/M2, तो M1/M2 आ जाएगा 3, रेशो 1, मतलब 3 आ जाएगा। आंसर हो गया, सिंपल। वैसे एक आध दो सवाल और करा दूंगा एंगुलर मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन, पर ऐसा कुछ है नहीं खास, यही यही करना है। इनिशियल डायग्राम बनाओ, फाइनल डायग्राम बनाओ तसल्ली से, फिर तसल्ली से सोचो कि किसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है, पॉइंट मास का लिखना है, रिजिड बॉडी का लिखना है, उसके हिसाब से लिख दो। डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना। बोले सर यहाँ पे तो आप रख नहीं रहे थे, सब में प्लस प्लस ठोक रहे थे। उसका कारण ये कि जब मैं मान रहा था ना चीजों को, तो मैं वैसे ही मान रहा था जहां पहले पॉजिटिव मान रहा, तो उससे फायदा मुझे ही हो रहा था। जब मानना ही है तो सही मान लो ना कि प्लस माइनस ध्यान रखना पड़े। मैं मान लो यहाँ जानबूझ के ओमेगा उल्टी मान लेता, तो ये माइनस लगाना पड़ता, फिर ओमेगा ऑलरेडी अपने आप माइनस में भी आ जाता, तो कहता मुझसे कि ओमेगा ऐसे मानता। समझ में आई क्या बात? तो बिगनर बॉक्स 9 जो कंप्लीट लिखी हुई है उसमें आपको इसके सवाल मिलेंगे, आप करना। उसके अलावा जो भी एक एक दो दो सवाल, शायद एक 8 में से दिया है, दो तीन चार 8 में से है, 9 पूरी है, 10 में से वो सारे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल हैं, करो। ठीक है, प्रैक्टिस से ही ये होगा, बाकी और कोई खास बात नहीं।